हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भारतीय वन ज्योग्राफी से अध्याय नंबर 1 का और नंबर यानी अध्याय 5, जिनका नाम है खनिज संसाधन। ऐसे खनिज संसाधन के बारे में हम लोग विस्तार से समझ लिए थे कि खनिज एक प्रकार के हमारे लिए क्या है, संसाधन है, क्योंकि यह हमारे अन्य कार्यों में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है नहीं। और इसके बाद हमने देखा था कि खनिज हमारे भारत में कहाँ कहाँ कितनी कितनी पाई जाती है और खनिज क्षेत्रों में हमने उसको बांट दिया था। चलिए, इसके बाद हम लोग जेसीबी और लिए और चल गए खुदाई करने के लिए। तो हम लोग 3 तरीके से खुदाई किए ना, 3 तरीके से खुदाई किए, जिसमें खुली खनन थी, एक भूमिगत और एक जलोढ़। खनन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे, उसको भी हमने वहां पर ध्यान दिया। उससे कुछ लाभ हुआ, इसका भी हमने ध्यान दिया, और साथ साथ उसके कुछ दुष्परिणाम भी थे, उसका भी हमने पूरा विस्तार से चर्चा किया कि खनन से क्या क्या हानि हो सकती है। अच्छा, जब खनन उन्नन हो ही गया था, फिर हमने बताया कि हमारे देश में कितनी लोहा है, कितने तांबा हैं, कितने चूना पत्थर हैं, और उसके क्या क्या वितरण क्षेत्र हैं, यानी कहाँ कहाँ पाई जाती है, कितनी मात्रा में हम लोग निकालते हैं, सब का चर्चा विस्तार से चर्चा हुआ था उसमें। अच्छा ठीक है, अगर आप देखे हैं वीडियो, ठीक ना देखे हैं तो पहले वीडियो देखिए, तब ये समझ में आएगा क्या है। अच्छा देख लिए तो चलते हैं। तो कल हम लोग 8 तक देख लिए थे, आज हम लोग 9 से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित से संबंध एक एक खनिज का नाम लिखें। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि हम आपको कुछ जगह का नाम यानी स्थान देते हैं और वहां से किस खनिज को प्राप्त किया जाता है उसका नाम बताइए। अब जैसे देखिए, पहला हमसे दे रखा है, उसका नाम है बाबा बुदन पहाड़ी। चलिए अब बताएंगे बाबा बुदन पहाड़ी से क्या प्राप्त होती है, तो लौह अयस्क प्राप्त होती है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है बगरू पहाड़ी, इससे क्या प्राप्त होती है, तो बॉक्साइट। इसी तरह से डल्ली राजहरा, उससे क्या होता है, तो डल्ली तो लौह अयस्क। फिर अगला चौथा नंबर कहता है कि घाटशिला से क्या प्राप्त होती है, तो तांबा। बैलाडीला से क्या प्राप्त होती है, तो लौह अयस्क। कोडरमा, अवरक और रियायसी क्षेत्र से तांबा। अब देखिए क्या करना है कि ये सारे आपकी किताब में ही लिखा हुआ है, लेकिन सब अलग अलग जगहों से लिखा हुआ है, तो हमने वहां से ढूंढ ढूंढ करके नोट कर लिया है। ठीक है ना, तो आप लोग भी क्या करेंगे, अपने पाठ्य पुस्तक में खोज खोज के लिख सकते हैं। ठीक है, अन्यथा वीडियो से नोट कर लीजिएगा। बात करता हूँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सुनिएगा। मैग्नीज का भंडार किन राज्यों में मुख्य रूप से मिलते हैं। यानी हमारे भारत में मैग्नीज जो है वह किन किन राज्यों से प्राप्त होती है। तो भारत में विश्व का लगभग 20% मैग्नीज है। इनका उत्पादन रूस, दक्षिण अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ऐसी किताब हमारा शायद 5वां कहता है, नहीं जी, 5वां है। भारत मैग्नीज का भंडार उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में है। अकेले उड़ीसा देश का 37% मैग्नीज का उत्पादन करती है। यानी कहने का अर्थ है, हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में मैग्नीज किन किन राज्यों में। तो अब आपको याद तो रहेगा या नहीं रहेगा, तो हम लोग शॉर्टकट रास्ता क्या देखे थे कि मैग्नीज उत्पादन का शुरू करेंगे उड़ीसा से, फिर झारखंड कर देंगे, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, हो गया, ये सब राज्य लिख देंगे, 4-5 को हो जाएगा। अच्छा, अकेले उड़ीसा जो है वह देश का सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन करती है। वो कितना करती है, 37%। अब थोड़ा सा याद तो रखना ही होगा, क्योंकि उड़ीसा सबसे ज्यादा करती है। क्लियर। नंबर नेक्स्ट। फिर अब कह रहा है क्वेश्चन कि 4 राज्यों के नाम लिखें जहां बॉक्साइड मिलता है। अब देखिए, हमारे पहले तो कहा मैग्नीज की बात, अब हमसे पूछा जा रहा है कि 4 राज्य के नाम बताइए जहां से बॉक्साइड की प्राप्ति। भारत में लगभग कितना है, 337 मिलियन टन है। बॉक्साइड किन राज्यों में है, तो उड़ीसा में है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, इसके अलावा और सारे हैं, झारखंड में है ना।
तो हमसे पूछा जा रहा है कि किन किन राज्यों से प्राप्त होती है, तो आराम से लिख देंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग? उड़ीसा से। सबसे ज़्यादा खनिज अगर मिलता है तो किस राज्य में? उड़ीसा में है, तो उड़ीसा हो गया। फिर झारखंड लिख देंगे, छत्तीसगढ़ लिख देंगे, मध्य प्रदेश लिख देंगे, महाराष्ट्र लिख देंगे, गुजरात लिख देंगे, थोड़ा मोड़ा सब जगह है ही। चलिए अब देखिए, भारत में बॉक्साइट का 42% जो है उत्पादन अकेले उड़ीसा करता है। मैग्नीज भी अकेले कौन करता है? सबसे ज्यादा उड़ीसा करता है। अब बॉक्साइट का भी उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? उड़ीसा करता है। इसी तरह से के प्रमुख जो उत्पादक केंद्र है वो है कालाहांडी, बालंगीर, कोरापुट, सुंदरगढ़, संभलपुर इत्यादि। हो गया, इतना लिख दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगी। सब लिख, याद रहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। गुजरात कितना करती है? 17.35%। झारखंड करती है 14%। नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, भारत में अबरक उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं? पहले पूछा मैग्नीज वाले, पुनः पूछा हमसे बॉक्साइट के बारे में, अब पूछ रहा है कि अबरक के उत्पादक राज्य हैं। तो अबरक का उत्पादक राज्य में झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, केरल है, कर्नाटका है। इन सारे राज्यों में जो है वो क्या पाई जाती है? अबरक। एक जगह बिहार में हमारा मतलब सॉरी अबरक में हमारा नाम आता है बिहार का। बिहार का तनिक सा वो भी झारखंड में जाने वाला था, हम लोग बचा लिए उसको थोड़ा सा, नहीं तो झारखंड चल जाता वो भी। यानी कि पहले जो झारखंड था वो बिहार ही न था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, याद रखिएगा, पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि झारखंड का बंटवारा कब हुआ या बिहार का बंटवारा आप लिख सकते हैं। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में उसमें 3 राज्य का बंटवारा हुआ था। उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश को काट करके उत्तरांचल और बिहार को काट करके झारखंड बनाई गई थी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। बाद में हुआ है आंध्र प्रदेश को काट करके तेलंगाना बनाया गया है, वो बाद में हुई, लेकिन उस समय 3 राज्य बटे थे एक साथ, एक ही दिन 3 राज्य कट के 6 राज्य हो गए थे, ठीक है। तो हमारा झारखंड था साथ में, लेकिन अब बंटवारा होकर के हो गया वो अलग से। चलिए, तो कौन कौन राज्य है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, केरला और कर्नाटक। इनमें झारखंड, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करती है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। झारखंड अकेले देश का 50% अबरक उत्पादन करती है। यहाँ अच्छे किस्म का अबरक हजारीबाग, संथाल परगना, सिंहभूम, पलामू जिले से निकाला जाता है। प्रसिद्ध खान है जिनका नाम है कोडरमा, डोम चचा, इसरी खाई आदि। हाँ हाँ, सुनिएगा, बिहार में है नवादा, गया, मुंगेर जिला। सुनिए ना सुनिए ना, मुंगेर, चाहे डोम चचा रहेगा सबसे बढ़िया, याद रहेगा ना, नहीं रहेगा वो। बिहार में कहाँ कहाँ? तो नवादा है, गया है और मुंगेर। अच्छा, ये याद रखिएगा कि अबरक बिहार में कहाँ पाई जाती है, नहीं तो अब याद रखेंगे कहाँ? गया में है, मुंगेर में है और नवादा में है। चलिए आगे चलते हैं, बातें नहीं करेंगे किन्हीं 2 अलौह धात्विक खनिजों के नाम, अलौह भी हो और धात्विक हुई। तो हम लोग पहले भी बंटवारा किए थे, पहले किए थे हम लोग कि जितने खनिज हैं उसके 2 भाग, एक धात्विक और एक अधात्विक। तो धात्विक में फिर से 2 किए थे, लौह और लौह। तो एगो लोहा को अलग कर दिए, बाकी जितने धातु हो गए उसको अलौह में रख दिए। तो कौन कौन रख देंगे उसमें? तांबा, एल्युमिनियम, टीन, सोना, चांदी, नहीं सब क्या हो गया? अलौह हो गया। तो हमसे अलौह धात्विक कह रहा है, तो कोई 2 3 गो नाम रख ना दीजिए, 2 गो तो पूछे रहा है, तो सोना चांदी कर देते हैं, क्या सबसे अच्छा वही रहेगा। चलिए, तो सोना चांदी ना मन हो तो तांबा भी रख सकते हैं, ओकरे में टीन रखिए, कोई दिक्कत। तो किन्हीं 2 अलौह धात्विक समझ गए, क्या क्या लिखेंगे हम लोग? चलिए, खनिज का नाम है तो लिख दिए। आगे देखिए, गोवा किस खनिज के उत्पादन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? माने गोवा जो है वह किसका उत्पादन करती है? तो मैग्नीज खनिज का उत्पादन भी करती है और व्यापार भी करती है, ठीक है।
माने गोवा में और सारे खनिज हैं, लेकिन उनमें मैग्नीज का उत्पादन भी करती है और वो व्यापार करती है। मतलब उसके यहाँ मैग्नीज का उपयोग नहीं होता है। जैसे फैक्ट्री होना चाहिए ना मैग्नीज का, तो उसके पास अपनी फैक्ट्री नहीं है उस राज्य में, वो दूसरे राज्य को दे देती है। समझ में आई बातें? जैसे सपोज इधर समझिए कि अपने यहाँ चूना पत्थर है, सपोज इधर बिहार में ना, हमारे यहाँ सीमेंट उद्योग को नहीं है, तो हम लोग क्या करते, यहाँ से बेच देते उसको, दूसरे राज्य को दे देते जिसके पास सीमेंट उद्योग है, वो खरीद लेता। समझ में आई बात? तो यही कहानी होती है। चलिए तो समझ गए कि गोवा मैग्नीज खनिज का क्या करती है, उत्पादन और व्यापार। अरे बढ़ा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पूछता है लौह और अलौह खनिज में अंतर। हम भी लिखाए थे, शायद क्वेश्चन नहीं लिखाए थे कि लौह और अलौह खनिज में क्या अंतर है। चलिए तो पहला अंतर हम लोग पढ़े थे कि लौह और अलौह खनिज में निम्न अंतर है। इनमें लोहे का अंश पाया जाता है, किसमें? तो लौह खनिज। अलौह खनिज में लोहा के अलावे दूसरे धातु पाए जाते हैं, लोहा के अलावे कोई दूसरे, जैसे में हम लोग पढ़े थे सोना, चांदी, टीन, नहीं जस्ता इत्यादि। चलिए हो गया। लौह खनिज का रंग सामान्यतः कैसा होता है? भूरा होता है, लेकिन अलौह खनिज का रंग सामान्यतः भूरा नहीं होता है। कोई दिक्कत? हो गया। किसी को दिक्कत? ज्यादा चमकीला होता है वो अलौह वाला जो होता है, वो ज्यादा चमकीला भी हो सकता है, लेकिन लोहा वाला सामान्यतः कैसा रहेगा? भूरा रहेगा। किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? देखिए खनिज हमारे लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहली बात, और ये अनवीकरणीय है, यानी इसका चक्रण संभव नहीं है। समाप्त तो हो जाए तो समझिए वो स्थान रिक्त हो गया, उसको छोड़ दीजिएगा बरसों बरस तो पूर्ति वो होने वाला कहीं होगा तो 5.56 करोड़ वर्ष पूरा में हो जाएगा कहीं, तब तक हम लोग रहेंगे तबे ना देखेंगे जी ना, 2-3 बार जिंदा होंगे। जैसे देखिए कौन कह रहा है कैमरा लगाने, तब रीले भर जाएगा और मेमोरी है। चलिए देखिए अपने यहाँ का कोयला है 20 करोड़ वर्ष पुराना है, यानी कोयला को बनने में कितना वर्ष लगा? अच्छा, इसके बाद एक और थोड़ा सा न्यूनतम क्वालिटी का कोयला है जो तृतीय युगीन कोयला कहलाती है, वो 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है, तृतीय युगीन कोयला। ये है गोंडवाना कोयला, और अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। और ये है तृतीय युगीन जो असम मेघालय में पाई जाती है, वो कोयला थोड़ा सा न्यूनतम कोटि का है। तो अब समझिए कि उसको बनने में 5.5 करोड़ वर्ष लगा है, नहीं? अब वो करोड़ वर्ष में अपना उम्र से 70 से भाग कर लीजिए, 80 से कर लीजिए मन है तो, नहीं तो पता चलेगा कि कितना बार आए या कितना बार गए, तब जाकर के कोयला। ये तो कोयला की आयु की बात है। अब लोहार कितना में बना होगा? ऐसे तो कह रहा है कि पृथ्वी का निर्माण हुआ था तबे से बना हुआ है ना जी, तब फिर से पृथ्वी बनेगा तबे ना खनिज आएगा। चलिए छोड़िए उस सब की बात, ये सब तो थेथरोलॉजी थी। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, लिखेंगे खनिज एक महत्वपूर्ण संसाधन है और यह अनवीकरणीय है, इसका चक्रण संभव नहीं है, इसीलिए जब यह समाप्त हो जाएगी तो पुनः इसे प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। तो भविष्य में हम इसका उपयोग करते रहें, इसलिए इसका संरक्षण जरूरी। ये तो निश्चित है कि किसी न किसी दिन समाप्त होगी, नहीं, लेकिन हम उसका उपयोग करते रहें, दोहराते रहें, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आई बात है ना? चलिए बहुत सुंदर। और है क्या? 16 क्वेश्चन था ही, द एंड हो गया। चलिए तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी का आनंद लीजिए। विशेष अपने भाई को मदद दीजिए, मतलब मदद कीजिए, वो शेयर कर दीजिएगा और विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जा